और अब आपको सीधा दिखाएंगे सदैव अटल की तस्वीरें, जहां पर पीएम मोदी इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की छठी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें सदैव अटल की छठी पुण्यतिथि आज अटल बिहारी वाजपेयी की। एक ऐसे नेता जिनका भाषण सुनकर उनके अपने ही नहीं बल्कि उनके विरोधी भी उनके कायल हो जाते थे। तमाम दिग्गज आज यहां पर उनकी छठी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में पीएम मोदी भी वहां पर पहुंच चुके हैं उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने, श्रद्धांजलि अर्पित करने। 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हुआ था। और हमारे सहयोगी नीरज पांडे वहीं पर मौजूद हैं। क्या तस्वीरें वहां से नीरज देखने को मिल रही हैं? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है, ये छठवीं पुण्यतिथि है और आप देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो समाधि स्थल है सदैव अटल, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं और अब इंतजार चल रहा है तो केवल और केवल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, वो भी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। प्रधानमंत्री पहुँचने के बाद वहीं पर रुक गए हैं, चूँकि राष्ट्रपति को पहुँचना है तो उन्हें रिसीव करेंगे, उन्हें रिसीव करके लाएंगे। और यहाँ पर जो सामने देखिए व्हाइट कुर्सियां लगी जहां तमाम डिग्निटरीज बैठे हुए हैं, यहाँ पर ही सारे जो लीडर्स हैं वो बैठेंगे। तो बेसिकली आज का पर्पज़ ये है कि पुण्यतिथि कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की सभी टॉप लीडरशिप वो हमेशा आती है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे लीडर थे भारतीय जनता पार्टी में जिनका नाम आते ही हर व्यक्ति श्रद्धा के साथ उनके नाम को लेता है, उनके नाम के सामने श्रद्धा से पेश आता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे जब वो एनडीए की सरकार बनी पहली बार, और उसमें प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को नामित किया गया। तो अटल बिहारी वाजपेयी इसलिए पार्टी में सबसे बड़े नेता के रूप में रहे। उनके नाम के साथ हर व्यक्ति अपने आप को जोड़ता रहा है और वो एक, चूँकि भारतीय जनता पार्टी में आदर्श के रूप में जाने जाते हैं। उनकी राजनीतिक शख्सियत ऐसी थी कि विपक्ष भी उनके नाम को हमेशा श्रद्धा से लेता रहा है। तो आज उनकी पुण्यतिथि है। 2018 में 16 अगस्त को उनकी वो परलोक सिधार गए थे और उसके बाद से लगातार हर साल आज के दिन सुबह यहाँ पर पुण्यतिथि कार्यक्रम होता है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति से लेकर सभी लोग यहाँ पे मौजूद रहते हैं और लोग आते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर बार की तरह इस बार भी पहुँचे हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होगा, जहाँ पर सब लोग अब बारी बारी से श्रद्धांजलि देंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद उपराष्ट्रपति देंगे, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर, बाकी सारे जो डिग्निटरीज हैं बारी बारी से यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और थोड़ी देर में ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। जी, तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनके समाधि स्थल से यहाँ पर तस्वीर, जो लाइव तस्वीरें आ रही हैं। मेरे सहयोगी नीरज पांडे लगातार बने हुए हैं। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। विवेक आप देखिए, सीधी तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू के साथ पीछे उनके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं और उनके ठीक पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो दत्तक पुत्री हैं नमिता भट्टाचार्य और उनके दामाद रंजन भट्टाचार्य को आप देख रहे हैं, वो पहले से ही खड़े हैं सबको रिसीव करने के लिए। तो ये जो सीधी तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही, सदैव अटल समाधि स्थल है ये अटल जी का। अटल जी जब उनकी वो जब परलोक सिधारे तो उनको यहीं पे दफनाया गया था, यहीं पे उनकी समाधि बनाई गई थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी को आप अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार से नमिता भट्टाचार्य, रंजन भट्टाचार्य जो उनकी बेटी और दामाद हैं, उनको आप देख रहे हैं। सीधे राष्ट्रपति को देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो इस समय अटल जी की समाधि स्थल पर पहुंची हैं और वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रही हैं। जो सदैव अटल, जो अटल जी का समाधि स्थल है, अटल जी का प्रेरणा स्थल है, वहाँ पर उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद अब उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित लीडर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। उनकी पंक्तियां जो रही हैं, उनकी पंक्तियां हमेशा याद की जाएंगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो साइड में जो छोटे छोटे वॉल बने हैं, उन वॉल में उनकी लिखी हुई कविताओं को दर्शाया गया है। उसमें लिखा गया है कि साफ साफ देखेंगे, मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गहरों को गले ना लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। ये अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ चंद कविताओं में से एक है। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, काल के कपाल में लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये अटल जी की कुछ ऐसी रचनाएं रही हैं जो आज भी अमर हैं। उन रचनाओं को लोग आज भी याद करते हैं और उन रचनाओं को याद करके लोग अटल जी को याद रखते हैं। तो अटल जी एक ऐसे न सिर्फ पत्रकार थे, लेखक थे, कवि थे, बल्कि एक सफल राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने न सिर्फ अपनी पार्टी के अंदर अपनी एक जगह बनाई, अपनी पार्टी में अपना एक मुकाम हासिल किया, अपने लोगों के बीच में प्रेरणा स्रोत बने, बल्कि विपक्षी नेताओं के, विपक्षी पार्टियों के लिए भी वो प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। दुनिया जानती है कि जब इस देश में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी को विपक्ष के नेता के तौर पर यूएन भेजा था। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो उनके शख्सियत को बहुत बड़ा करती है। विपक्ष के सभी नेता अटल जी का नाम बड़ी ही गंभीरता से लेते हैं, उनका बड़ी श्रद्धा से लेते हैं। तो उन्होंने एक लंबे समय में अपनी जो ख्याति अर्जी की थी और उसके पीछे सबसे बड़ा लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भी देख रहे हैं और जेपी नड्डा। नीरज, मैं चाहूंगा कि वहाँ जो आ रही हैं तस्वीरें उसके साथ साथ आप हमें बताते चलें। तो एक एक करके जो पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, तो जिस अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री और एक अच्छे लेखक, एक अच्छे साहित्यकार, इवन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कई जगहों पर उनका जिक्र कर चुके हैं, राजनीतिक गुरु मानते हैं, और अभी उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। नीरज पांडे मेरे सहयोगी वहीं से जुड़े हुए हैं, लगातार वो बता रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। और नीरज, आप जिस वो कविता का जिक्र कर रहे थे, वो कविता मुझे भी बहुत पसंद है। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर टिटकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। अभी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आने लगी है। सदैव अटल से अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राजनाथ सिंह आए हैं, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जो हैं वो आई हैं, जगदीप धनखड़ आपको दिख रहे हैं, हरिवंश जी दिख रहे थे, ये सारे गणमान्य अभी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कोलकाता लेडी डॉक्टर केस पर बड़ी खबर आपको दे दे। टीएमसी ने शांतनु सेन को प्रवक्ता पद से हटाया। शांतनु ने अपने ही सरकार पर सवाल उठाए थे। डॉक्टर रेप मर्डर केस में ये सवाल खड़े किए गए थे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर कार्रवाई ना होने पर ये सवाल खड़े किए गए थे, जिसके बाद शांतनु ने जो सवाल उठाए थे उसको टीएमसी ने शांतनु सेन को प्रवक्ता पद से हटा दिया है। ये बड़ी खबर। शांतनु ने अपने ही सरकार पर सवाल खड़े किए थे। डॉक्टर रेप मर्डर केस में ये तमाम सवालात उन्होंने किए थे, जिसके बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर कार्रवाई न होने पर ये तमाम सवाल करने के बाद उनको प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। और एक बड़ी खबर आपको दे दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें तमाम चर्चाएं होंगी और मंथन होगा, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज संभव है। आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तमाम दिग्गज इसमें शामिल होंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज संभव है। तो पहले चुनाव आयोग की मीटिंग होगी, जिसके बाद दोपहर 3 बजे मंथन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी दोपहर 3 बजे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं उसका आज ऐलान होने वाला है। अहम ये मीटिंग रहने वाली है चुनाव आयोग की, जिसके बाद मंथन का दौर चलेगा और इस मंथन के बाद दोपहर 3 बजे करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी चुनाव आयोग के द्वारा, जिसमें जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव का आज ऐलान कर दिया जाएगा। तमाम दिग्गज इसमें शामिल होंगे और
तमाम मुद्दों को लेकर भी चर्चा होगी, लेकिन अहम मुद्दा जो आज रहने वाला है वो है जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव, जिसका आज ऐलान होने वाला है। दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग आज जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान करेगा। तो ये अहम मीटिंग आज दोपहर को होने वाली है, जिसके बाद 3 बजे करीब चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ऐलान करेगा। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का आज ऐलान होगा। लंबे समय से इसका इंतजार था। दोपहर 3 बजे जो है ये ऐलान हो सकता है। अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, वो इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। अंकित, क्या जो भी जांच परख लेनी थी चुनाव आयोग को उसने कर ली है? 3 बजे ऐलान हो जाएगा। क्या अहम घोषणाएं हो सकती हैं, किस तरह से, जरा बताइए। विवेक, अभी तक की जैसी जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, आज जो घोषणाएं होंगी वो मुख्य तौर पर जो है जम्मू कश्मीर को लेकर के, और मुमकिन है कि हरियाणा के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो। उसकी वजह यह है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के और हरियाणा को लेकर के जो केंद्रीय चुनाव आयोग का जो दौरा था, जम्मू कश्मीर में भी अभी जो है 8, 9, 10 अगस्त को गई थी। उसके बाद में उसके 2 दिन बाद ही हरियाणा का भी दौरा कर चुकी है। तो केंद्रीय चुनाव आयोग अपनी तैयारियों को परख चुका है। इतना ही नहीं, अभी 2 दिन पहले केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ में भी जो केंद्रीय चुनाव आयोग ने बैठक की थी और उसमें खास तौर पर जम्मू कश्मीर के हालातों को लेकर के चर्चा की थी कि अगर वहां चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं तो किस तरीके के हालात हैं, क्या इनपुट है, कितना सुरक्षा का इंतजाम, सुरक्षा बलों की जरूरत पड़ेगी, ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की थी। और उसी के बाद से कयास लगने लगे थे कि जल्द ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और अब केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से वो इनवाइट जिसका इंतजार रहता है जब भी चुनाव का ऐलान होता है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि असेंबली से इलेक्शन, यानी कि इसका मतलब ये भी है कि मुमकिन है कि जम्मू कश्मीर के अलावा हो सकता है, अभी हमने क्योंकि किसी राज्य का विस्तार से उन्होंने जिक्र नहीं किया है, लेकिन कयास इस वजह से लग रहे हैं हरियाणा के, क्योंकि हरियाणा जाकर के चुनाव आयोग की टीम वापस आ चुकी है। और उसी में एक पॉइंट और है कि नवंबर के पहले हफ्ते में, यानी कि 3 नवंबर को हरियाणा का जो विधानसभा का कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है। तो ऐसे में सबसे पहले अगर झारखंड और महाराष्ट्र में भी वैसे तो चुनाव होने हैं, लेकिन इन दोनों राज्यों की तुलना में हरियाणा का कार्यकाल पहले खत्म हो रहा है और जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 30 सितंबर से पहले चुनाव संपन्न करवाना है। तो इस वजह से चर्चा इसी बात की है कि जम्मू कश्मीर के साथ में मुमकिन है कि हरियाणा के चुनाव तारीखों का भी ऐलान हो। अंकित, आप हमारे साथ बने रहिए। आसिफ कुरैशी जो है हमारे सहयोगी, वो भी जुड़ गए हैं, सीधा वहां लिए चलते हैं। 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव होगा विधानसभा का जम्मू कश्मीर में, तो उसके तहत काफी अहम ये चुनाव हो जाता है और तैयारियां काफी की गई होंगी चुनाव आयोग की ओर से। आसिफ, देखिए, जम्मू कश्मीर में जहां तक विधानसभा चुनावों की तैयारियां हैं वो तो लोकसभा चुनाव के साथ ही कर ली गई थी। जो इंतजार यहाँ पे ना सिर्फ राजनीतिक दलों को है बल्कि आम लोगों को भी है, क्योंकि विधानसभा के बगैर ये प्रदेश अब पिछले 10 सालों से है। आखिरी चुनाव जो हुआ था वो 2014 में हुआ था, उसके बाद 2018 में जो बीजेपी पीडीपी की सरकार गिर गई थी और उसके बाद राज्य का पुनर्गठन हुआ, यूटी किया गया और उसके बाद से विधानसभा यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं। इसीलिए आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक दलों को भी इस बात का इंतजार है और हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके के संकेत सरकार की तरफ से भी मिले हैं, सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है। कल ही एक आदेश आया था जिसमें जम्मू कश्मीर में नए डीजीपी का ऐलान भी हो गया है। हालांकि उनको एज स्पेशल डीजी नलिन प्रभात, जो कि सीआरपीएफ में भी रहे थे, अभी एनएसजी के डीजी थे, उनको आंध्र प्रदेश काडर से जम्मू कश्मीर का आगमट काडर में लाकर जम्मू कश्मीर में एज स्पेशल डीजी फिलहाल तैनात कर दिया गया है और वो 1 अक्टूबर से डीजीपी का पद संभालेंगे। और आज रात में ही तकरीबन 80 जो है आईएएस केपीएस अधिकारियों का तबादला भी किया गया, यानी प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी विधानसभा चुनाव के लिए कर ली गई है। और अब जो इंतजार था वो इसी बात का है कि चुनाव आयोग कब करे, और जिस तरीके से अब ये खबर आई है कि आज 3 बजे चुनाव आयोग घोषणा करेगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो पहले से ही पूरी हो गई है। सुरक्षा के बाबत जो भी अधिकारियों का जो इनपुट था वो पहले ही दे दिया गया है चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग की तरफ से भी
साफ संकेत दिए गए थे। जब यहाँ पे 8, 9, 10 को जब चुनाव आयोग की टीम आई थी, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ संकेत दिए थे कि वक्त आ गया है, समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार दी जाए। यानी उसी कड़ी में, उसी क्रम में ये सारी घटनाएं हो रही है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से जो बोला गया था कि अमरनाथ यात्रा के अंत के बाद, यानी 19 अगस्त के बाद ही घोषणा होगी, लेकिन उससे पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शायद उस तारीख को आगे ही कर दिया गया है, ताकि सुप्रीम कोर्ट की जो डेडलाइन है उससे पहले जम्मू कश्मीर में चुनावों की घोषणा हो। आसिफ, काफी अहम जानकारी आप दे रहे हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी नीरज पांडे वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चलिए उनके पास लिए चलते हैं। आसिफ और अंकित ने तो ये बता दिया है कि प्रशासनिक तैयारियां कैसी हैं, चुनाव आयोग की तैयारियां कैसी हैं। अब नीरज पांडे हमें ये बताइए कि राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां कैसी हैं। देखिए, राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां हमेशा चलती रहती हैं, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये लोग निरंतर तैयारियां करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है जिनको माना ही जाता है चुनावी पार्टी, क्योंकि वो एक चुनाव खत्म होता है और दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाते हैं। 4 राज्यों के प्रमुख राज्य हैं जो इनके चुनाव हैं। महाराष्ट्र का चुनाव है, झारखंड का चुनाव होना है, हरियाणा का चुनाव है और जम्मू कश्मीर का चुनाव है। जिस तरह से सिक्योरिटी के प्रबंध किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उससे भी पता चल रहा है कि 3 राज्यों के साथ जम्मू कश्मीर के चुनाव की भी घोषणा आज हो सकती है। तो ये 4 बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से, क्योंकि महाराष्ट्र में ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में सरकार है, झारखंड में जरूर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ 2 बड़े दिग्गज नेताओं को चुनाव प्रभारी और सहप्रभारी के रूप में लगा रखा है। शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्री हैं और लंबे समय तक 19 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उन जो है वो वहाँ पर प्रभारी बनाए गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जो नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, उनको प्रभारी के रूप में लगाया गया है। इसके अलावा संगठन कई नेता हैं जो झारखंड में लगे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो इस हिसाब से है कि झारखंड, ना सिर्फ महाराष्ट्र और हरियाणा में सरकार की वापसी कराई जाए, बल्कि झारखंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से सरकार ली जाए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बने। जम्मू कश्मीर में ये चुनाव हो रहा है। जम्मू कश्मीर में हमेशा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन रहा है। डायरेक्ट हमेशा अकेले दम पर कभी वो सरकार में रहे नहीं, जब भी रहे वो कोलिजन गवर्नमेंट में रहे। लास्ट जिस सरकार में थे तब भी वो महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार में थे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो 4 राज्य के चुनाव हो रहे हैं, स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हैं, क्योंकि ये जो 3 राज्य हैं वो तीनों रेवेन्यू स्टेट माने जाते हैं, जहाँ से बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, जिससे पार्टियाँ चलाना, सरकार को चलाना और स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से सेंट्रल की गवर्नमेंट और अपनी लोगों पर छाप छोड़ना, ये तीनों राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे झारखंड हो और चाहे महाराष्ट्र हो। राजनीतिक दृष्टिकोण से महाराष्ट्र तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर 3 महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, तीनों आपके 3 महत्वपूर्ण पार्टियां हैं। मराठा राजनीति है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए हो जाता है, सारी पार्टियों के लिए। नीरज, आप काफ़ी अहम जानकारी दे रहे हैं, आप हमारे साथ रहिए बने हुए। अजय बाचलू जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास मैं आपको लिए चलूँगा। अजय, जैसे नीरज जिक्र कर रहे थे कि ये चुनाव काफ़ी अहम हो जाता है, जम्मू कश्मीर से जब से 370 हटाई गई तब से इस पर काफ़ी चर्चा भी गर्म रही, विपक्ष लगातार सरकार को घेरता भी रहा। तो ना सिर्फ बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए और जो वहाँ के स्थानीय दल हैं, जो वहाँ के क्षेत्रीय दल हैं, उनके लिए भी ये चुनाव काफ़ी अहम हो जाएगा एक राजनीतिक संदेश देने के लिए। जी, बहुत अहम चुनाव है, न केवल बीजेपी के लिए बल्कि चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी हो, पीडीपी हो या दूसरे जो छोटे मोटे दल हो उनके लिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 2019 के बाद से यहाँ चुनाव नहीं हुए हैं। चुनाव न होने के कारण और सरकार न बनने के कारण राजनीतिक दलों पर जो सबसे बड़ा असर पड़ा है वो ये है कि उनका काडर बिखरने लगा है। क्योंकि अगर आप सरकार में नहीं हो, आपका काडर जो है वो बिखरता है। आप वो काडर को समेटने के लिए और जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उस पर काबू पाने के लिए लगातार जो है बीजेपी जो है वो विपक्ष के निशाने पर रही है। क्योंकि विपक्ष सबसे बड़ा निशाना यहाँ पर ये लगा रहा था कि जम्मू संभाग में जिन जिलों को आतंकवाद से मुक्त घोषित किया गया था वहाँ अब आतंकवाद आया है, जो कि बीजेपी के फेलियर बताया जा रहा था। अब क्योंकि अब
इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि चुनाव होंगे, तो ऐसे में ये एक मॉरल बूस्टिंग फैक्टर होगा न केवल बीजेपी के लिए जिसने यहाँ से 370 हटाई और दावा ये किया कि विकास के नाम पर जो है विकास हुआ है, जो जमहूरियत जो है वो जड़ों तक पहुंची है, इस तरह का दावा यहाँ बीजेपी कर रही है और इन्हीं दावों के साथ बीजेपी इन चुनाव में आएगी। लेकिन विपक्ष का जिस तरह से बीजेपी की घेराबंदी है, तो ऐसे में कि आप, क्योंकि आप जबकि आज चुनावों के ऐलान हो रहे हैं, ऐसे में क्या सियासी बिसात यहाँ बिछती है, किस तरह से समीकरण बैठते हैं, किस तरह से विपक्ष जो है वो अपने आप को प्रेजेंट कर, तरह से विपक्ष जो है वो अपने आप को एकजुट करता है और साथ में ही बीजेपी की इस रणनीति के साथ आगे बढ़ती है, क्योंकि बीजेपी हमेशा 370 को एक बड़ा मुद्दा मानती रही है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के विकास में, जम्मू कश्मीर की जमहूरियत। तो ऐसे में आप ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से जो है ये बिसाते बिछती। और दूसरी बात मैं इंपॉर्टेंट ये बताऊं, यहाँ पर न केवल बीजेपी ये मांग करती रही, न केवल विपक्ष ये मांग करता रहा है कि चुनाव हो, बल्कि बीजेपी के कुछ नेता भी खुले तौर पर ये कहते हैं कि अब वो समय आ गया है जब यहाँ पर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन हो, लोगों की यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो। इस तरह की मांग बीजेपी यहाँ खुले सुर में करती रही है। कुछ दिन पहले मेरी बीजेपी के उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता से बात हुई थी, तो उन्होंने खुल के ये कहा था कि अब समय यह आ गया है जब इलेक्शन हो। तो अब क्योंकि बीजेपी के अंदर से भी ये सुर उठ रहे हैं और विपक्ष भी लगातार ये मांग कर रहा है कि यहाँ इलेक्शन होने चाहिए, तो ऐसे में आप देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि ये इलेक्शन किस तरफ जाते हैं और क्या कुछ समीकरण यहाँ उभरते हैं। ठीक है, इस जानकारी के लिए अजय बाचलू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आसिफ कुरैशी का भी शुक्रिया। अब मैं आपको एक बार फिर से ये खबर बताने जा रहा हूं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ऐलान आज संभव है। 3 बजे जो है वो चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। इसी पर अहम जानकारी देने के लिए मेरे 3 सहयोगी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अंकित गुप्ता आपको दिख रहे हैं, नीरज पांडे आपको दिख रहे हैं और सचिन दिख रहे हैं। सचिन के पास सीधे लिए चलते हैं। सचिन, ये जो हरियाणा में अब की बार के चुनाव होने हैं और लोकसभा के चुनाव जो अभी कुछ दिनों पहले हुए हैं, उसके बाद ये जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, हरियाणा में होने हैं, महाराष्ट्र में होने हैं, जम्मू कश्मीर में अगर आज ऐलान होता है तो जो तारीख है वो पता चल जाएगी। ये काफ़ी अहम हो जाता है बीजेपी के लिए भी, ताकि ये संदेश जाए कि विधानसभा के स्तर पे अभी वो जो राजनीतिक पकड़ है वो मजबूत बची है, कि सीटें इसमें भी कम होंगी। जी देखिए, ये बीजेपी के लिए तो टेस्ट है ही है, बट कांग्रेस के लिए भी साथ में जो है ये बहुत बड़ा टेस्ट है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस का रिजल्ट जो है 50-50 रहा है दोनों के लिए। 5 सीटें बीजेपी जीती है, 5 सीटें कांग्रेस जीती है। तो बीजेपी ये दावा कर रही है कि हम जो हैं दोबारा सत्ता में वापस आएंगे, पर कांग्रेस ये बोल रही है कि लोकसभा इलेक्शंस जो थे वो विधानसभा इलेक्शन से पहले का ट्रेलर था और विधानसभा इलेक्शंस में जो है बीजेपी की हार होगी। तो दोनों दलों के लिए, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए इसलिए है क्योंकि 10 साल से बीजेपी सत्ता में है और एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ है। अगर कांग्रेस उसको भुना सकती है और सत्ता में वापसी कर सकती है, पर बीजेपी ने भी तमाम जो हैं पॉलिटिकल कैलकुलेशंस, परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस हरियाणा में कर रखी हैं और बीजेपी जो है इलेक्शंस के लिए तैयार है। आज सुबह ही हरियाणा के सीएम जो हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है 9 बजे, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोपहर में इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सुबह 9 बजे जो है चीफ मिनिस्टर जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पिछले कुछ एक दिनों में हरियाणा सरकार की जो एक्टिवनेस है वो जो है देखते ही बनती है, क्योंकि लगातार जो चाहे उद्घाटन है, चाहे फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनीज हैं, वो लगातार धड़ाधड़ हो रही थी। तो इस तरीके से ये जो है लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि हरियाणा में जो है अर्ली इलेक्शंस जो हैं वो हो सकते हैं और कांग्रेस भी लगातार मांग कर रही थी कि हरियाणा में जो है जल्दी चुनाव कराए जाएं। कांग्रेस ये मांग करती रही है कि हरियाणा में सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई है, माइनॉरिटी सरकार है, इसलिए चुनाव जो है वो जल्दी कराए जाएं। अब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अब उसमें जो है उस पर निगाहें रहेंगी कि क्या कुछ उसमें होता है, क्या घोषणाएं और क्या तैयारी के बारे में चुनाव आयोग हमें बताता है। अंकित गुप्ता के पास लिए चलते हैं। अंकित, ये जो चुनाव होने हैं हरियाणा में, महाराष्ट्र में, ऐसे जो लगाए जा रहे हैं कयास की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव करा लिए जाएं, तो ये एक बहुत बड़ा टास्क और चैलेंज दोनों चुनाव आयोग के लिए होगा।
बिल्कुल एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और खासतौर पर अभी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं घाटी में और जिस तरीके के आतंकी हमले हो रहे हैं वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अभी जब गृह सचिव के साथ जो 2 दिनों पहले बैठक हुई थी उस दौरान भी केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपनी जो चिंताएं गृह सचिव के सामने जाहिर की थी। और उसके अलावा जब अभी केंद्रीय चुनाव आयोग ने दौरा किया था जम्मू कश्मीर का, तो वहां पर जो तमाम राजनीतिक दल थे उन्होंने जल्द चुनाव करवाने की मांग तो की थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि उनको अतिरिक्त सुरक्षा दी जाए, खासतौर पर जब रैलीज होती हैं, जो उम्मीदवार होंगे उनको और उनके जो करीबी लोग हैं उनको सुरक्षा का जो पूरा बंदोबस्त होना चाहिए। और ये एक अहम मुद्दा रहा है जो चर्चा हुई थी। लेकिन विवेक यहाँ पर एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, अभी जो केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से ऑफिशियल इनवाइट आया है उसमें लिखा हुआ है असेंबलीज, यानी कि उम्मीद ये लग रही है कि जम्मू कश्मीर के अलावा अन्य राज्यों की तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन अन्य राज्य कौन कौन से हो सकते हैं, अभी तक जो मेरे पास जानकारी है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा ये सिर्फ वो 2 राज्य हैं जिनकी तारीखों का आज ऐलान मुमकिन है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कुछ देर पहले भी जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि अभी जो है केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम जो जहां पर भी जिस राज्य में भी चुनाव होते हैं उनका दौरा करती है, और अभी तक केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम ने सिर्फ 2 राज्यों का दौरा किया है, जम्मू कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी है और उसके अलावा हरियाणा का। महाराष्ट्र और झारखंड अभी तक जो है केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम ने उस तरीके से दौरा नहीं किया है, या पोल प्रिपेयर्डनेस जिसको कहते हैं वो अभी तक नहीं की है। उसकी एक वजह और है, उसकी वजह यह है कि हरियाणा की एक बड़ी खबर आ रही है, आप हमारे साथ बने रहिए, सारे सहयोगी साथ बने रहेंगे। जम्मू कश्मीर में 5 से 7 फेज में चुनाव संभव है। बड़ी अपडेट एबीपी न्यूज पर सबसे पहले जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा के चुनाव होने हैं 5 से 7 फेज में यह चुनाव कराया जा सकता है। इन चुनावों को इसलिए भी बांटा गया है, सुरक्षा के मद्देनजर बहुत सारी तैयारियां करनी होगी। 370 हटने के बाद यह जम्मू कश्मीर का पहला विधानसभा चुनाव है और कई तरह की तैयारियां भी करनी है। तो इसको देखते हुए इसने लंबे समय के बाद जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, शायद इसी को देखते हुए 5 से 7 फेज में चुनाव कराने संभव हो सकते हैं। नीरज पांडे, यही वजह है या इसके पीछे कोई और कारण? 5 से 7 फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। अंकित गुप्ता। जी बिल्कुल, देखिए जो मेरे पास जानकारी आ रही है कि 4 से 6 और 7 फेज तक के ये जो चुनाव हो सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अभी जो पहले चरण के चुनाव होंगे, शुरुआती 2-3 जो चरण होंगे वो कश्मीर के जो ऊपरी हिस्से यानी कि जो घाटी का इलाका है वहां पर जो चुनाव होंगे, क्योंकि उसकी वजह एक और है कि 15 सितंबर के बाद में इन इलाकों में अमूमन जो है जो स्नोफॉल है यानी कि बर्फ गिरना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में केंद्रीय चुनाव आयोग की कोशिश ये होगी कि जो ऊपरी हिस्से हैं जहां पर पहले बर्फबारी शुरू हो जाती है वहां पर पहले चुनाव करवा लिए जाए, और उसके बाद धीरे धीरे करके मुमकिन है कि आखिरी के जो 2-3 चरण हैं वहां पर जम्मू के इलाकों में चुनाव हो। तो पहले जो चुनाव हो सकते हैं वो कश्मीर के उन इलाकों में जहां पर एक तो सेंसिटिव इलाका, दूसरा मौसम के लिहाज से भी आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और केंद्रीय चुनाव आयोग की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द मतदान हो और मतदान के साथ में मतदान प्रतिशत बढ़े। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसके आंकड़ों को देखते हुए जिस तरीके का मतदान प्रतिशत सामने आया है उत्साहित जरूर है, लेकिन लोकसभा चुनाव से लेकर के अब तक की बात की जाए तो वहां पर आतंकी घटनाएं भी देखने को मिली हैं। एक तरीके से आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं और वो जमहूरियत जो वहां पर बनी हुई है उसके खिलाफ एक तरीके से वहां पर उन लोगों को रास नहीं आ रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने जो केंद्र सरकार है या केंद्रीय गृह सचिव के साथ बैठक में यही चर्चा की है कि कैसे चुनाव को संपन्न करवाया जाए। ना सिर्फ चुनाव को संपन्न करवाया जाए बल्कि लोगों के जहन में किसी भी तरीके का डर ना हो, किसी तरीके का ऐसे हालात ना हो जिससे कि लोग जो है मतदान करने ना निकले। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन जानकारी यह है कि शुरुआत के 3 से 4 चरण का जो चुनाव है, अहम चुनाव है, वो कश्मीर के ऊपरी इलाकों में होगा और जैसे जैसे चुनाव के चरण आगे बढ़ेंगे वो नीचे जम्मू की तरफ बढ़ते जाएंगे। जी, तो ये जो 7 चरण तक ये खबर आ रही है कि 7 चरणों में चुनाव जो है वो बांटे जा सकते हैं। नीरज गुप्ता भी माफ कीजिए नीरज पांडे भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास लिए चलते हैं। नीरज, ये बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा जिस तरह से अभी के हालात घाटी में दिख रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप में चैलेंज है क्योंकि घाटी का माहौल शुरू से जब से धारा 370 लगी है कुछ तमाम ऐसे संगठन हैं जो ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे और ये इसीलिए पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट भी हुआ और माना जा रहा है कि यही एक कारण है, सुरक्षा ही सबसे बड़ा कारण है कि जो चुनाव है वो कई फेज में कराया जाए। हमारी जो जानकारी है 5 से 7 फेज तक ये चुनाव जा सकता है, मिनिमम 5 फेज मैक्सिमम 7 फेज तक। क्यों? उसके पीछे का भी सबसे बड़ा कारण यही है, जैसा एक तो अंकित ने बताया
कि बर्फबारी 15 सितंबर के बाद से शुरू हो जाती है, तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर वोटिंग कराना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए वहां पर अर्ली इलेक्शन कराना है। क्योंकि इलेक्शन के दौरान कोई हिंसा ना हो, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के सामने यही है कि इलेक्शन कराना बहुत ईजी काम है, लेकिन इलेक्शन के दौरान हिंसा ना हो, ये सबसे बड़ा टास्क है। और इसीलिए माना जा रहा है छोटे छोटे ब्लॉक्स में पूरे राज्य को डिवाइड करके इलेक्शन कराया जाए, ताकि सुरक्षा की दृष्टिकोण से वहाँ पे भारी डिप्लॉयमेंट रखा जाए, लोगों को आसानी से पोलिंग बूथ तक ले जाया जाए और वोट कराया जाए, वोट कराने के बाद माहौल शांत रखा जाए। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के सामने है, इलेक्शन कमीशन के सामने है, इसलिए ही माना जा रहा है कि ज़्यादा फेजेस में वहाँ इलेक्शन हो सकते हैं। बाकी जो राज्य हैं वो प्लेन स्टेट हैं, मैदानी इलाके हैं, उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। झारखंड ज़रूर थोड़ा सा कुछ इलाका जो नक्सलाइट माना जाता है, लेकिन ओवरऑल झारखंड में ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र भी ऐसी कोई बहुत समस्या नहीं, हरियाणा ऑलमोस्ट हमेशा शांत प्रदेश रहा है, बहुत ऐसी हिंसा नहीं होती, चुनावी हिंसा। तो कहने का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर बहुत सेंसिटिव है और इसीलिए वहाँ पर एक लंबे कई फेजों में इलेक्शन कराए जाने की संभावना है। जी विवेक। जम्मू कश्मीर में कई फेज मतलब 5 से 7 फेज में इलेक्शन कराए जा सकते हैं, लेकिन इसमें सचिन जो हैं वो जुड़े हुए हैं, जरा उनके पास भी लिए चलेंगे, हरियाणा का हाल भी जानेंगे। अभी की वर्तमान राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं हरियाणा में वो क्या बताती हैं सचिन? जी देखिए, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां जो हैं, ये अगर इसको हम समझें तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए स्टेक्स जो हैं बड़े हाई हैं, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी ने कवायद की है जो एंटी इनकम्बेंसी है और उसको जो है चेक करने की। उसमें सीएम फेस जो है उनको रिप्लेस किया गया, नैब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया था। तो एक तरह से कोशिश थी बीजेपी की कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको चेक किया जाए और थर्ड टर्म जो है हरियाणा में सरकार जो है वो बनाई जाए। पर कितना कामयाब होते हैं ये देखने वाली बात जो है ज़रूर होगी। और हरियाणा में खासकर जो कास्ट कैलकुलेशंस हैं, कास्ट कम्बिनेशंस हैं, उनको भी दुरुस्त करने की बीजेपी ने जो है वो कोशिश की है। चाहे वो हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर जो है नैब सिंह सैनी को लगाना हो, जो ओबीसी उससे आते हैं। पर दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर देखें तो कांग्रेस में जो है कांग्रेस की भी तैयारी है। बेशक कांग्रेस में जो है एक फैक्शनलिज्म जो है वो एक इशू हमेशा से रहा है हरियाणा में जो है, पर कांग्रेस ने जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शंस में परफॉर्म किया है उसको देखते हुए हरियाणा में कांटे की टक्कर इस बार जो है हम देख सकते हैं। क्योंकि 5 सीटें कांग्रेस जीती है, 5 सीटें बीजेपी जीती है। लोकसभा को अगर हम बैरोमीटर मानते हैं, इंडिकेशन मानते हैं विधानसभा चुनावों का, तो कांटे की टक्कर जो है इन विधानसभा चुनावों में होने जा रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। ठीक है सचिन, आप हमारे साथ बने रहिए। और अब क्योंकि खबर ये है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव का जो ऐलान है आज हो सकता है, अंकित गुप्ता के पास आपको एक बार फिर से लिए चलूंगा। वहां के राजनीतिक हालात फिलहाल क्या कहते हैं वो जरा अंकित गुप्ता हमें बताएंगे। देखिए विवेक, अगर हम राजनीतिक हालातों की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो लगातार यही कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद से अब तक चुनाव नहीं हुए हैं। और जब अनुच्छेद 370 का खात्मा किया गया था उस दौरान जो चुनाव जो है पेंडिंग थे, लेकिन जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसका स्टेटस बदल गया था, यूनियन टेरिटरी बन गई थी। तो उसके बाद से जो वहां पर चुनाव नहीं हुए हैं उसकी कई तरह की वजहें रही थी कि अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद में जिस तरीके के हालात थे, जिस तरीके के वहां पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे थे, जिस तरीके की आतंकी घटनाएं हो रही थी, वो तमाम सेंसिटिव एरिया था। इस वजह से वो चुनाव की तारीख टलती आ रही थी। लेकिन अभी जब 370 के अनुच्छेद को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट का दिसंबर महीने में ही, अभी जो दिसंबर 2023 में फैसला आया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से कहा था कि आप 30 सितंबर से पहले अपना जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न करवाएं। तो चुनाव आयोग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की बाध्यता तो थी ही। हालांकि चुनाव आयोग के सामने भी बहुत सारे जो है फैक्टर्स हैं, यानी कि वहां की सुरक्षा व्यवस्था, वहां के हालात, अभी जैसे जो है हम बर्फबारी की बात कर रहे थे, लेकिन अभी कई इलाकों में बारिश वहां पर हो रही है। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखा जा रहा है। और इस वजह से अभी जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, ये भी एक अहम जानकारी है सूत्रों से कि जो जम्मू कश्मीर में जो पहला चरण का चुनाव हो सकता है वो करीबन 20 सितंबर के आसपास हो सकता है।
20 सितंबर के आसपास से चुनाव शुरू होगा और अक्टूबर के जो है 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ये जो चुनाव की तारीख जा सकती है। यानी कि चुनाव ऐसा नहीं है कि हफ्ते भर में खत्म हो जाएगा, 10 दिनों में खत्म हो जाएगा, क्योंकि लंबा चुनाव होगा, 4 से 7 फेज की बात आ रही है। तो इस वजह से मुमकिन है कि ये चुनाव जो है करीबन 1 महीने के आसपास का वक्त भी ले, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक तो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट और उसके बाद में फोर्सेस को वहां से एक पोलिंग स्टेशन से दूसरे जो पोलिंग स्टेशन तक मूव करना, अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं और इसी वजह से इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव लंबा होगा और जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर पहले चुनाव होगा और उसके बाद में जो जम्मू के नीचे इलाके हैं वो वहां पर उधर बढ़ेगा। हालांकि जम्मू में भी पिछले कुछ समय में आतंकी घटनाएं हो रही हैं, ये तमाम फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखा गया है, लेकिन सूत्र इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, ये एक बड़ी खबर अब तक जानकारी निकल के सामने आ रही है कि 20 सितंबर के आसपास पहला चरण होगा और ये जो है 10 से 15 अक्टूबर तक पूरा चुनाव संपन्न करवाया जाएगा जम्मू कश्मीर में। वहीं बात की जाए हरियाणा में, तो हरियाणा में मुमकिन है, अब तक की जो जानकारी यही है कि एक चरण में ही हो जाएगा विधानसभा चुनाव, लेकिन क्योंकि सबकी निगाहें जम्मू कश्मीर पर टिकी हुई थी और जम्मू कश्मीर जहां पर पिछले 10 साल से विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं, तमाम राजनीतिक दल मांग कर रहे थे और अभी 8, 9 और 10 तारीख को जब केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर के दौरे पर गई थी तो वहां पर यही मांग फिर से दोहराई गई थी कि जल्द हो चुनाव। जी ठीक है अंकित, इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज पांडे हमसे जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया और सचिन आपका भी बहुत शुक्रिया। अब ये खबर मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आज 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज जम्मू कश्मीर के चुनाव का भी ऐलान हो सकता है। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं तो ये 370 हटने के बाद पहला चुनाव होगा। हालांकि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, चुनाव आयोग भी इस बारे में बोल चुका है कि हम तैयारी कर चुके हैं। अभी 8 और 9 अगस्त को एक टीम गई थी जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर थी, उसने जाकर वहाँ हालचाल जाना कि क्या स्थितियाँ हैं, क्या परिस्थितियाँ हैं, कैसे कब चुनाव कराए जाने चाहिए। अब जो आज बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव का ऐलान भी 3 बजे हो सकता है और जम्मू कश्मीर जो है वहां पर भी विधानसभा चुनाव का ऐलान आज चुनाव आयोग कर सकता है।